आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्ट्रीट 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम देख रहे हैं हमारा घर्षण चैप्टर, जिसका हम पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें घर्षण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हमारे डेफिनेशंस में भी कुछ एक दो डेफिनेशन बाकी हैं, उन्हें हम पूरा कर लेते हैं। तो हमारी डेफिनेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। हमारी डेफिनेशन है आज की एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसे हम लोग विश्राम कोण भी कह सकते हैं। विश्राम कोण, क्रांतिक कोण, कई सारे नाम हैं इसके। तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा बात को समझिए आप लोग कि अगर कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखी है, ठीक है, तो अगर हम उसका एंगल बढ़ाते चले जाएं, एंगल इंक्लाइनेशन बढ़ाते चले जाएं, तो वह मैक्सिमम एंगल जिस एंगल पर वो बॉडी को बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए रोका जा सके, वो इंक्लाइनेशन एंगल ही उसका एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। ठीक है, बात को समझते हैं। तो इसमें देखेंगे किसी तल का वह, देख पा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही तरीके से, अधिकतम कोण, किसी तल का वह अधिकतम कोण जिस पर कोई वस्तु बिना बाह्य बल लगाए विश्रामावस्था में रखी रहे। विश्रामावस्था मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में, विश्रामावस्था में रखी रहे, किसी तल का वह अधिकतम कोण जिस पर कोई वस्तु बिना बाह्य बल लगाए विश्रामावस्था में बनी रहे या अपनी स्थिति में साम्यावस्था में बनी रहे। ठीक है, विश्रामावस्था के यहाँ पे साम्यावस्था में भी लिख सकते हैं हम लोग, साम्यावस्था में बनी रहे, साम्यावस्था में बनी रहे, विश्राम कोण कहलाता है। विश्राम कोण कहलाता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक? तो आप इसका डायग्राम फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो डायग्राम में कुछ ऐसी कोई नई बात नहीं है, आप सारी डायग्राम आपको पता है। तो आप देखिए यहाँ पर फटाफट हम लोग देख लेते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो इस तरीके से हमारा कोई एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सपोज दैट हमने अल्फा मान लिया है, ठीक है, और हम लोग लैम्डा जो मानते हैं वो घर्षण कोण को मानते हैं, आपको पता है। ठीक, तो कोई बॉडी है हमारी, ये बॉडी है सपोज दैट। अच्छा, इसमें कंडीशन होती है टॉपलिंग वॉपलिंग की और रोलिंग की। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, जो हमारा जो वेट की लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी अगर जो पाद है इसका, इससे अगर बाहर चली जाती है तो ये बॉडी हमारी टॉपल कर जाएगी, लुढ़क जाएगी। ठीक है, और बाकी इसके अंदर रहती है तो ये हमारी रुकी रहती है। ठीक है, तो वो हम बाद में देख लेंगे। तो हमारे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तो हमारा हो गया यहाँ पर W। ठीक, और इसका एक कॉम्पोनेंट यहाँ हो जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा, आपको पता है इसके बारे में, ये अल्फा एंगल हो जाएगा। तो आपको क्या करना, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वही इसे रोका है। ठीक है, तो आप इसको ऊपर बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले, तो क्या होगा, किसी एक एंगल पर ये बॉडी नीचे गिरने लगेगी। तो हमें जस्ट ऐसा देखना है कि बॉडी नीचे ना गिरे। तो वह मैक्सिमम एंगल, वह मैक्सिमम अल्फा एंगल क्या कहलाता है, आपका विश्राम कोण कहलाता है। ठीक है, तो आप देखिए कोई सी भी कंडीशन होगी तो ये तो हमारा अल्फा ही रहेगा, और ये हमारा W, आपको बताया था मैंने, जिस डायरेक्शन से एंगल अल्फा बनाता है उस डायरेक्शन में कॉज आता है, तो W कॉज अल्फा, और ये हो जाएगा W साइन अल्फा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ जो ऊपर की तरफ रिएक्शन लगी, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अब सर आप फोर्स कैसे लगाएं, तो मैंने आपको बताया फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन पता करने का सीधा सीधा तरीका। आप ये मान लो फ्रिक्शन नहीं है, मैंने कहा फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉडी कहाँ जाएगी बताइए, ऊपर तो जा नहीं सकती, नीचे ही जाएगी। तो मोशन की पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है नीचे है, तो जब पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा मेरे भाई, फ्रिक्शन फोर्स तो ऊपर ही लगेगा ना। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स तो हमारा यहीं लगेगा ना, दैट इज म्यू आर। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, क्लियर हो रही है ना आप लोगों को बात? तो आप देखिए यहाँ से बिल्कुल साफ तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, आप इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ से। तो आप इक्वेशन क्या बना सकते हैं, देखिए मैं फटाफट यहाँ बना देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, जब दुनिया टेढ़ी हो गई तो इसके लिए जो यहाँ पर बच्चा जो खड़ा था उसके लिए ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया और ये वर्टिकल फोर्स हो गए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से तो ऊपर जाने वाले बराबर नीचे जाने वाले, वही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें लगानी है। तो R इज इक्वल टू W कॉज एल्फा।
ठीक है। और बाएं जाने वाले बराबर दाएं जाने वाले, तो हम कह सकते हैं कि म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन एल्फा। क्यों भाई, बताइए कितना इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई। तो आप देखिए दोनों को आपस में डिवाइड कर लीजिए, आपको समझ में आ पा रहा होगा। मैं देखिए बहुत शॉर्ट जगह में कर दे रहा हूँ, आप बाकी पेपर में थोड़ा फैला फैला के करिएगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सकें। फिगर का नाम लिखिएगा, फिगर जो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, ANGL, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 अगर हम कर दें तो आप देखिए क्या हो जाएगा। तो म्यू आर अपॉन आर, लेफ्ट में लेफ्ट का डिवाइड हो जाएगा, राइट में राइट का डिवाइड हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस एल्फा। तो साइन बटे कॉस 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 एल्फा मिला। यहाँ पर आपका देखिए आर से आर कट गया, तो यहाँ पर आपको म्यू मिला। तो आप देखिए आपकी वैल्यू होगी म्यू इज इक्वल टू 10 एल्फा, या एल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, एल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू। आई थिंक बात आपको समझ में आ पा रही है यहाँ पर। तो ये एल्फा जो एंगल है यही हमारा एंगल ऑफ रिपोज है। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। चलिए अब लोग आगे देख लेते हैं, कुछ हमारे कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसमें। अच्छा, इसकी आप अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखना चाहें, एंगल ऑफ रिपोज जो हमने अभी देखा था, तो ये भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग अपने आप से भी लिख सकते थे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो आप इसमें देखो लिख सकते हैं कि इट इज़ द, ऐसे लिखिए, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम inclination of the plane, angle of repose is the maximum inclination of the plane at which any body resting on the plane will remain in the state of rest without, देख पा रहे हैं आप लोग, without applying any external force without applying any external force, ठीक है, यहीं तक रखिए, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो आपको बात क्लियर हो रही है बिल्कुल, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी है और बॉडी हमारे रिमेन ऑफ स्टेट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बनी रहे, तो वो एंगल ही हमारा एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, ठीक है। अब हम कोन ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं फटाफट। तो अगली डेफिनेशन है हमारी कोन ऑफ फ्रिक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, यानी घर्षण शंकु, ठीक है, घर्षण शंकु या घर्षण का शंकु, आप समझ लीजिए बात को। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी बहुत इजी है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, ठीक है। ये क्या देखिए क्या कहता है कि इफ द रिजल्टेंट, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। इफ द रिजल्टेंट, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, रिएक्शन is rotated about normal reaction force, it will form a cone which is known as cone of फ्रिक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बवाल है ये।
बहुत ही ईजी है, देखो बात को समझते हैं, बहुत ध्यान से स्किप मत करिएगा। तो सपोज दैट एक हमारा कोई भी एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, उस पर एक कोई बॉडी रखी हुई है रेस्ट पर। उसका जो वेट है, तो वेट तो आपको पता ही है कि वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, दैट इज W। और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की ओर लगती है, दैट इज R। और आपने कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, दैट इज F। तो आपको पता है कि घर्षण बल जो होगा, पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ ही होगी ना, तो घर्षण बल जो लगेगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज म्यू R। क्लियर हो रही ना बात आपको? तो आप बात को यहाँ पर समझिए कि क्या होता है कि अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट निकालें, तो समथिंग आपने देखा था जब घर्षण कोण हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने एस मान लिया था। तो यही हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन होता है, यही एस जो है, एस यहाँ पर क्या है भैया, रिजल्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। रिजल्टेंट रिएक्शन, एक बार पेपर में क्या हुआ था, इस तरीके से सवाल आया था, उसमें रिजल्टेंट रिएक्शन पूछा था, तो बच्चों को रिएक्शन तो पता था, रिजल्टेंट रिएक्शन भूल गए वो। तो यही जो रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट है, दैट इज रिजल्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आप देखिए ये जो एंगल था, दैट इज अवर फ्रिक्शन एंगल एल्फा, ठीक है, घर्षण कोण लैम्डा था ये हमारा। तो अब देखो करना क्या है हमें, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं यहाँ पर, तो आप बात को समझिएगा जरा कि इसे अगर सिंपल वे में अगर हम देखना चाहें, तो ध्यान से देखिएगा। तो आप देखिए यहां से ये तो नॉर्मल रिएक्शन होगी हमारी, ये जो हमारा निकल गया दैट इज एस, ये हमारा आर हो गया, और इधर हमारा म्यू आर है, ठीक है। तो ये लैम्डा एंगल हो गया। इस एस को अगर हम इस तरीके से रोटेट कर दें इस आर के अबाउट, तो यहां पर ये एक सर्किल, ऊपर एक सर्किल का निर्माण करेगा ये पॉइंट। और ये जो लाइन है, इसका जो लोकस होगा लाइन का, ये कोण बनाएगा, ये इसके सेंटर तक आएगा। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन रिजल्टेंट वाली, ये ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है। आप बात को समझिएगा। सपोज दैट ये है इस तरीके से, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपके रिजल्टेंट रिएक्शन है, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ से कुछ एंगल ये बना रहा है आपका, ये आर, यहाँ पे मैं रख के आपको दिखाता हूँ, ये रिजल्टेंट रिएक्शन ऊपर आ रही है, और ये एंगल यहाँ से कुछ आर ये बना रहा है। तो ये इस तरीके से रोटेट यहाँ पर जब करेगा इसके अबाउट, इस तरीके से रोटेट जो करेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, एक आपका एक कोण बन जाएगा। आप बात को समझ पा रहे हैं आई थिंक। तो यही जो कोण है, ये लैम्डा एंगल ये भी होगा, यही जो कोण है यही आपका घर्षण शंकु कहलाता है। यही कोण जो कहलाता है, ये कोण इस तरीके से कोण बन गया ना एक, तो यही कोण आपका घर्षण शंकु कहलाता है। ये लैम्डा टू लैम्डा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यही कोण जो है आपका क्या कहलाता है, घर्षण शंकु। आई थिंक आप पेपर में बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप यहाँ पर भी बना के लिख सकते थे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी, आप यहाँ पर भी कोण बना सकते थे इस तरीके से, लेकिन बात को समझाना था मुझे, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप हिंदी में डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसकी बहुत आसानी के साथ। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, यदि परिणामी प्रतिक्रिया को, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं, यदि परिणामी प्रतिक्रिया को अविलंब प्रतिक्रिया के परितः घुमाया जाए तो एक शंकु का निर्माण होता है, जिसे घर्षण शंकु कहते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। इसका कोण 2 लैम्डा होता है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में कहीं लैम्डा कहीं 5 ले रहे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ चुकी है घर्षण शंकु हमारा क्या है, ठीक है। तो आप लिख पाएंगे पेपर में बहुत आसानी के साथ, ठीक। तो अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल की कुछ स्ट्रेटजी आप बनाएंगे हम लोग उसमें बैठ के, कि न्यूमेरिकल कैसे हमें करने हैं पेपर में।
तो यहाँ तक अपने देख लिया यहाँ पर कोन ऑफ फ्रिक्शन और हमारा फ्रिक्शन क्या कहते हैं विश्राम कोण यानी एंगल ऑफ रिपोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए अगर आपको समझ में आया तो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।